हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभय अपनी मर्जी से एक अंबिका नाम की राजस्थानी लड़की से शादी करके उसे अपने घर लाता है और हॉल में बैठी अपनी माँ के पैर छूते हुए कहता है, माँ, अब गुस्सा तो नहीं होना कि मैं शादी कर ली। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। नहीं बेटा, मुझे तुझे कोई सजा नहीं देनी है। मेरे लिए तेरी खुशी जरूरी है। अगर इस लड़की से शादी करके तो अपने जीवन में खुश है तो मुझे कोई नाराजगी नहीं है। बस दुख हुआ थोड़ा कि तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं था। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहकर अब मुझे शर्मिंदा मत करिए। अच्छा, अब तू ये सब छोड़ और बहू से मिलवा। क्या नाम है इसका? फोन पर तो तूने बस इतना ही बताया था कि माँ, मैंने शादी कर ली है और आपकी बहू को लेकर घर आ रहा हूँ। माँ, इसका नाम अंबिका है और ये राजस्थान से है। अच्छा, तो ये राजस्थान से है, तभी मैं कहूँ कि इसने घाघरा कुर्ती क्यों पहना हुआ है, साथ में घूंघट भी तो ले रखा है। ममता अपनी बहू अंबिका को राजस्थानी लिबास में घूंघट किए देखकर हंसने लगती है और अंबिका से कहती है, बहू, हम सब लोग बड़े ही खुले विचारों वाले हैं। हमारे सामने ये घूंघट लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा मानना तो बस इतना है कि बहू को इज्जत दिल से करनी चाहिए। अगर वो घूंघट लेकर अपनी सास से जुबान लड़ाए, बड़ों को सम्मान न दे, तो ऐसा घूंघट किस काम का। इससे अच्छा तो इज्जत के साथ बिना घूंघट के सबके साथ खुशी खुशी रहे। अम्मा जी, हमारे यहाँ सब औरतें घूंघट लेवे से, इसलिए मुझे आदत है घूंघट लेने की। मैं ना हटाऊंगी। लेकिन बहू, अगर तू घूंघट लेकर रखेगी तो मैं तेरी शक्ल कैसे देखूंगी? कम से कम मेरे सामने तो घूंघट हटा दे। मैं तो तेरी सास हूँ। हाँ अंबिका, अब अपना घूंघट हटाओ यार। माँ के सामने घूंघट रखने की जरूरत नहीं है। उनके सामने तुम सिर्फ आधा ही पल्लू रख लिया करो। इससे तुम्हारी बात भी रह जाएगी और माँ की भी। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। थारी ये बात तो घनी चौखी है अभय जी। दिल तो खुश हो गया थारी ये बात सुन के। अच्छा, अब तुम लोग अपने कमरे में जाओ और आराम कर लो। थक गए होगे ना, इतनी दूर का सफर करके आए हो। अभय बेटा, बहू को कमरे में लेकर जा। ममता के कहने पर अभय अंबिका को लेकर कमरे में चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन ममता रसोई में कुछ काम कर रही थी। तभी अंबिका वहाँ आती है और चाय बनाने के लिए जैसे ही ट्रे उठाती है, तभी ममता उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, बहू, तो ये क्या कर रही है? थोड़ा दूर होकर खड़ी हो। अभी तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अम्मा जी, क्यों? मारे को इस घर में आए हुए 10 दिन हो गए से, लेकिन आप है कि मारे को रसोई में आने ही नहीं देती। मारे से कोई गलती हुई है के? नहीं नहीं बहू, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। बस अभी तेरी चूल्हा रसोई नहीं हुई है ना, इसीलिए मैं तुझे रसोई में काम करने के लिए मना कर रही हूँ। एक बार चूल्हा रसोई हो जाए, उसके बाद तू आराम से काम कर अपनी रसोई में। मैं तुझे नहीं रोकूंगी। माँ जी, तो कब होगी हमारी चूल्हे की रसोई? मारे को तन्ने बहुत चौखी चौखी चीजें खिलानी है जो कि राजस्थानी हो, जैसे दाल बाटी चूरमा। बहू, अब शादी तो तुम दोनों ने बिना मुहूर्त देखे कर ली थी, लेकिन उसके बाद की रस्मों के लिए तो कम से कम मुझे मुहूर्त में करने दो। मैंने अपने घर के पंडित से बात कर ली है। तू कल का, 2 दिन बाद का या तो अगले हफ्ते का, ये 3 मुहूर्त बताए हैं। तू जिस मुहूर्त में अपनी चूल्हा रसोई करना चाहती है कर सकती है। अम्मा जी, मन्ने तो कल के कल ही हमारे चूल्हा रसोई करने से। आप बुला लीजिए अपनी सभी आस पड़ोस की दोस्तों को अपनी राजस्थानी बहू की चूल्हा रसोई में। ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि आपकी सारी चटोरी दोस्त जो है ना, सब उंगलियां चाटती थक जाएंगी। ठीक है बहू, फिर मैं पड़ोस की औरतों को कल ही दावत के लिए बोल कर आती हूँ। ममता इतना कहकर पड़ोस की औरतों से मिलने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंबिका कॉपी पेन लेकर खाने में क्या बनाना है लिस्ट बनाना शुरू कर देती है। अंबिका को रात भर नींद नहीं आती। वो रात के 2 बजे ही उठकर छत पर चली जाती है और चूल्हा जलाकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। सुबह तक अंबिका सारा खाना बनाकर तैयार कर लेती है। ये सब देखकर वो खुश हो ही रही होती है कि तभी जोर से बारिश आ जाती है और उसका सारा खाना खराब हो जाता है, जिस पर वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर अभय और ममता भी वहां आ जाते हैं। चारों तरफ बिखरे हुए खाने
और अंबिका को सर पर हाथ रखे बारिश में बैठा देखकर अभय कहता है, तुम ऐसे बारिश में क्यों बैठी हुई हो और ये छत पर तुमने रसोई क्यों खोल रखी है? घर की इतनी बड़ी रसोई कम पड़ गई थी क्या? तन्ने कोई शौक लागे है के मन ने सुनाने का। यहाँ हमारी चूल्हा रसोई अधूरी रह गई से, हमारा सारा खाना पानी में बह गया और तन्ने मारे पे चिल्लाने का शौक लग रहा से। मैं छत पर चूल्हे पर खाना बनाकर आई थी और सारा खाना मलियामेट हो गया। कोई बात नहीं बहू, तू नीचे चल वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और वैसे भी इतनी बारिश में कोई नहीं आएगा हमारे घर। तू 2 दिन बाद वाले मुहूर्त में अपनी चूल्हा रसोई कर लियो। माँ सही कह रही है, अभी चलो तुम नीचे। ममता और अभय अंबिका को नीचे लेकर जाते हैं, लेकिन अंबिका को अपनी चूल्हा रसोई अधूरी रह जाने का बहुत दुख होता है, जिसके चलते वो 2 दिन बाद चूल्हे को रसोई में ही लेकर आती है और उस पर खाना बनाना शुरू कर देती है। चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से पूरे घर में बहुत धुआं हो जाता है और ममता वहाँ आती है तो कहती है, हाय हाय बहू, ये क्या किया तूने? क्या जला दिया? पूरे घर में इतना धुआं फैला दिया तूने तो। वो अम्मा जी, उस दिन बारिश आ गई थी इसलिए मारे को चूल्हा रसोई में लाना पड़ा। आज तो आपके राजस्थानी बहू का चूल्हा रसोई पूरा करा के ही मानूंगी मैं। नहीं बहू, आज भी तेरी चूल्हा रसोई अधूरी ही रह जाएगी। नजर घुमा के देख, पूरे घर में कितना धुआं भरा हुआ है। यहाँ कोई 1 मिनट भी नहीं रह पाएगा। ऊपर से तेरा सारा खाना खुला हुआ है। अब तक धुएं की सारी बदबू तेरे खाने में गई होगी। लगता है तू सिर्फ मेरा राशन बर्बाद करने आई है। मुझे नहीं लगता कि तेरी चूल्हा रसोई इस जन्म में पूरी हो पाएगी। ममता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बातें सुनकर अंबिका बहुत निराश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। शाम को अभय के ऑफिस से आने के बाद अंबिका उसे सारी बातें बताती है और रोने लगती है। अगले दिन अभय पंडित को कॉल करके चूल्हा रसोई का मुहूर्त पूछता है और छत पर एक पंडाल लगाकर खाना बनाने का सारा इंतजाम करके अंबिका को लेकर छत पर जाता है और उससे कहता है, अब तुम आराम से अपनी चूल्हा रसोई पूरी कर सकती हो। मैंने सारा इंतजाम पंडाल में किया है। अब ना तुम्हें बारिश की टेंशन होगी और ना ही माँ को धुएं की। अब जल्दी से लग जाओ काम पर। मैं पड़ोस की औरतों को आने के लिए बोल कर आता हूँ। अभय इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अंबिका खाना बनाने में लग जाती है। कुछ समय में ही वो सारा राजस्थानी फेमस खाना जैसे दाल बाटी चूरमा, मसाला कढ़ी, पुलाव, पूरियां आदि बनाकर तैयार कर लेती है। कुछ देर बाद ममता अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि उसका बेटा और बहू पड़ोस की सभी औरतों को खाना खिला रहे होते हैं, जिसे देखकर वो नीचे आती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला कहती है, ममता, तेरी राजस्थानी बहू की चूल्हा रसोई ने कमाल कर दिया। मजा आ गया खाना खाकर। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। आज तक तेरी बहू जैसे चूल्हा रसोई किसी की नहीं हुई। ये तुम क्या कह रही हो? ये सारा खाना मेरी बहू ने बनाया है। हाँ बिल्कुल, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। तेरे बेटे ने खुद हमें दावत दी थी तेरी राजस्थानी बहू की चूल्हा रसोई की। कमला की बात सुनकर ममता दंग रह जाती है और सभी लोगों के जाने के बाद अभय उसे सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर ममता हंसने लगती है और अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, आखिरकार बेटा तूने मेरी राजस्थानी बहू की चूल्हा रसोई पूरी करवा ही दी। कीर्ति एक बहुत ही मूडी लड़की थी। हर मिनट उसके मूड स्विंग्स होते रहते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी मूड स्विंग्स कैसे हो सकते हैं, तो मैं बता दूं, कीर्ति कभी पल भर में शोला तो कभी पल भर में शबनम हो जाने वाली लड़की थी। इसीलिए कीर्ति को समझ पाना शायद ही किसी के बस में था। ऐसे ही एक दिन कीर्ति अपने घर में बैठी होती है और आवाज लगाकर अपनी माँ कल्याणी को बुला कर कहती है, माँ, मेरा आलू के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है, बना दो ना। तुझे शर्म नहीं आती है? इतनी बड़ी हो गई है और अभी भी अपनी माँ को ही काम करने के लिए बोल रही है। ये नहीं कि जो मन में है वो खुद ही बना ले और माँ को भी दे दे। हाँ, मैं तो आपकी कुछ लगती ही नहीं हूँ ना। यही अगर बाहर वाला कुछ भी बोल दे तो आप करने लग जाओगे, लेकिन मेरे लिए तो आपसे कुछ किया ही नहीं जा रहा ना। बेटा तू रो क्यों रही है? चुप हो जाना। मैंने तो गुस्से में बोल दिया था। तू ही तो मेरी बेटी है, मेरा सब कुछ है। अभी तू रुक, मैं अभी तेरे लिए आलू के पराठे बनाकर लेकर आती हूँ। इतना बोलकर कल्याणी कीर्ति के लिए आलू के पराठे बनाने किचन में चली जाती है और जैसे ही कल्याणी
पराठे बना लेती है। तो वो पराठे लेकर कीर्ति के पास आती है और उसको खिलाने लगती है। एक टुकड़ा खाने के बाद कीर्ति गुस्से में पराठों की थाली को फेंक कर कहती है, मुझे नहीं खाना कुछ भी, आप ही खाओ। पता नहीं क्या दुश्मनी है मुझसे, इतनी ऑयली पराठे खिलाकर मोटी करना चाहती हो क्या? मैं तो तुझे मना ही कर रही थी, लेकिन तू ही रोने लगी, और अब जब मैं लेकर आई हूँ तो तू बहाने कर रही है ना खाने के। अच्छा, अब मेरा बोलना आपको बहाना लगने लगा। आप ही खाओ ये पराठे, मुझसे तो नहीं खाए जाएंगे। तू पागल हो गई क्या? यहाँ तो मैं तेरे लिए बनाकर भी ले आई और अब तू खा भी नहीं रही है। हाँ, आप ही खा लो ना, आपको इतना मन हो रहा है तो मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितने तू बदल रही है। अब कहाँ जाएगी इतने रंग लेकर? एक तो वैसे भी मेरे कोई पापा नहीं है, अगर मैं कोई जिद कर रही हूँ तो आप उसे ऐसे मना तो मत करो। आपके सिवा मेरा है ही कौन? हे भगवान, क्या टीवी सीरियल जैसी बेटी दी है तूने। कोई मिले जो पहले इसको समझाए और फिर मुझे समझा दे कि कब ये क्या बोलने वाली है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मुझे पढ़ाई भी करनी है। कीर्ति वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। ऐसे ही मूड स्विंग्स के कारण कीर्ति का कभी कोई रूप देखने को मिलता। एक दिन कीर्ति अपने कॉलेज से घर आ रही होती है कि तभी पीछे आवाज लगाते हुए उसका कॉलेज फ्रेंड देव आकर उससे कहता है, अरे कीर्ति रुको तो सही, कहाँ भागी जा रही हो? मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुन लो। क्या है? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, दूर रहो मुझसे और मेरा रास्ता छोड़ो, घर जाना है मुझे। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? तुम मुझसे ये बात क्यों नहीं कर रही हो? मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे बता दो, बट गुस्सा मत करो प्लीज। तुम जाओ अपने मोमोज खाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। ओ अच्छा, तो तुम इसलिए नाराज हो? यार मैं तुम्हारा इतनी देर से वेट कर रहा था, तुम आई नहीं तो मैंने खा लिया। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? जल्दी बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम भी मुझसे प्यार करो। अगर तुम मना करना चाहो तो मना कर सकती हो। अरे पागल, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस तुम्हारे बोलने का वेट कर रही थी मैं तो। ये क्या था भाई? अभी तुम गुस्सा कर रही थी, अब अचानक से हंसने लगी। सही है, आपसे प्यार किया है तो नए नए रंग दिखाओगी ना। तुम्हें पता है ना मेरा नेचर कैसा है, फिर भी बोल रहे हो। दोनों कुछ दिन बाद अपने अपने घर वालों को मनाकर उनकी रजामंदी से शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद जब दोनों की सुहागरात होती है तो देव उत्साह से कीर्ति के पास आकर कहता है, हाय डार्लिंग, आज तो हमारी सुहागरात है। है तो क्या करूँ मैं? क्या करूँ का क्या मतलब है? वही जो करना चाहिए। जाओ एक कोना पकड़ो और वहीं पड़े रहो। मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे नींद आ रही है। क्या यार, मूड मत खराब करो, ये क्या आलस फैला रखा है तुमने? नहीं, मुझे मारना मत, तुम्हारी मर्जी, जो करना है कर लो, प्लीज मारना मत। अचानक से डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? ये क्या बोल रहे हो आप? प्लीज ना, मैं बहुत थक गई हूँ, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, ठीक है ना? इतना बोलकर कीर्ति सोने चली जाती है और इस तरह का कीर्ति का बर्ताव देखकर देव अपने आप से कहता है, हे भगवान, आपने मेरे नसीब में इन धनुष के एक रंग नहीं बल्कि पूरे इन धनुष के 7 रंग जैसी बीवी भेज दी। बेटा देव, तू तो गया, अब जरा संभल कर रहियो। इतना कहकर देव भी सोने चला जाता है और अगले दिन जब कीर्ति किचन में सबके लिए खाना बना रही होती है तभी उसकी सास सुमन आकर उससे कहती है, बहू क्या बात है, शादी के पहले ही दिन अपने ससुराल को इतने अच्छे से संभाल रही है। आज काम कर दिया तो ये मत समझना कि रोज रोज मैं ही करूँगी। बहू रानी हूँ मैं, नौकरानी मत समझना। मैंने तुझे नौकरानी कब बोल दिया? तू भी ना खुद से ही सोच लेती है। अच्छा, तो अब आप मुझे सोचने के लिए भी मना करोगी? ये मत समझ लेना कि मैं और बहुओं की तरह हूँ जिसके साथ कुछ भी करो और वो कुछ बोले भी ना। आप सोच भी नहीं सकती मैं कैसी हूँ। मेरी ही गलती है, मैंने तुझसे कुछ बोल दिया, मुझे माफ कर दे, जो कर रही थी वो कर। अरे माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हो? आप तो मुझसे बड़ी हो, बल्कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। अभी तो तू बड़ा बोल रही थी और अब अचानक से आग से बर्फ कैसे बन गई? वो मेरा स्वभाव ही ऐसा है, कब बदल जाए मुझे खुद ही नहीं पता चलता। सुमन कीर्ति के बर्ताव से चौंक जाती है, लेकिन वो कीर्ति को कुछ नहीं बोलती। धीरे धीरे करके उसे कीर्ति के ऐसे बर्ताव देखने की आदत हो जाती है। कुछ दिनों बाद सुमन की पड़ोसन उसके घर आती है और कहती है, सुमन बहन, जरा अपनी बहू से तो मिलवा, मैंने तो देखा ही नहीं, इतना समय हो गया है शादी को फिर भी। कीर्ति पड़ोसन की बात सुन लेती है
और आकर बोलने लगती है। मैं क्या कोई लहंगा हूँ जो आप मुझे मुंह उठाकर देखने आ गई हो? ये तेरी बहू कैसे बात कर रही है? अरे बहू चुप हो जा, तुझसे बड़ी है ये। आप रहने दो माँ जी, आपसे कुछ नहीं होगा। ये लोग तो आते ही हैं दूसरों के घर में मजे लूटने। सुमन, तेरी तो जुबान ही नहीं खुल रही तेरी बहू के आगे। मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर पड़ोसन उस समय तो चली जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से सुमन के घर आकर उससे कहती है, अरे सुमन बहन, जो भी कहो, तेरी बहू के बहुत नखरे हैं। तू भी क्या क्या बोलती है, वो मेरी बहू का स्वभाव ही ऐसा है, बाकी वो दिल की बहुत साफ है। हाँ हाँ, अपनी बहू की कौन बुराई करता है? यही अगर किसी और की होती ना तो तू भी बोलती। ये सब छोड़, तू बता क्या खाएगी, मैं अभी अपनी बहू से मंगवा देती हूँ। हाँ, वैसे भी तू इतनी मोटी है, तुझसे तो होगा भी नहीं। जब बोल दे तेरी नकचड़ी बहू से। पड़ोसन की बात सुनकर सुमन कीर्ति के पास जा ही रही थी कि उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिस पर पड़ोसन हंसते हुए कहती है, अरे सुमन, अब क्या तुझसे तेरा वजन भी नहीं संभाला जा रहा? चल अब उठ भी जा। इतने में ही वहाँ अचानक कीर्ति आ जाती है और वो सुमन को ऐसे गिरा देखकर और उसके पड़ोसन को हंसते हुए देखकर गुस्से में कहती है, आपको दिख नहीं रहा माँ जी गिर गई हैं, उनको उठा नहीं सकती तो कम से कम हंसो तो मत। इतना बोल रही है तो खुद ही उठा ले। हाँ, मैं आई हूँ तो उठा ही लूंगी, और अब जाओ अपने घर। कीर्ति अपनी सास को सहारा देकर उठाती है, जिसके बाद सुमन अपनी पड़ोसन से कहती है, मेरी बहू में बस नकचड़ी का रंग ही नहीं है, फिक्र और प्यार का भी रंग है उसमें। भले ही वो कैसी भी हो, लेकिन इसका स्वभाव भी ऐसा ही है, कभी भी बदल जाता है, लेकिन प्यार और फिक्र तो इससे भी रहती है। और हाँ, मेरी बहू अतरंगी नहीं सतरंगी है। सुमन की बात सुनकर पड़ोसन खुद चिढ़कर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद सुमन अपनी सतरंगी बहू को अपनाकर उसके साथ खुशी खुशी रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।